हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भाई हम पॉलिटी का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा राज्यसभा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने संसद को कवर किया था, जिसमें जो लोकसभा है उसको हमने पूरा कर लिया था। आज की क्लास में हम राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि राज्यसभा है वो कहाँ पर जो है आपकी ज़्यादा मजबूत होती है, कहाँ पर जो है राज्यसभा जो की पावर ज़्यादा होती है, कहाँ पर राज्यसभा पावरफुल होती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो राज्यसभा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, एक अपर हाउस होता है। ठीक है, लोकसभा क्या है आपका, लोकसभा आपका लोअर हाउस होता है, राज्यसभा आपका क्या होता है, अपर हाउस होता है, जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा आपका क्या है, उच्च सदन है। और जो यहाँ पे जो सेकंड हाउस इसको बोला जाता है, तो फर्स्ट हाउस हमारा कौन सा है, फर्स्ट हाउस हमारा लोकसभा होता है। और लोकसभा जो है उसके बहुमत पर ही भाई सरकार बनती है। ठीक है, इंडिया में जो सरकार अभी मोदी की है, तो अभी इलेक्शंस आप सभी जानते हैं 2024 में आपकी 18वीं लोकसभा जो है के चुनाव होंगे। ठीक है, तो कौन सी लोकसभा के चुनाव होंगे भाई, 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे अभी, और फिर उसके बाद में जून में आपकी नई सरकार बन जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राज्यसभा है वो आपका उच्च सदन होता है, सेकंड हाउस इसको जो है बोला जाता है, द्वितीय सदन इसको बोला जाता है। राज्यसभा जो है आपका क्या होता है, वीक हाउस होता है, जबकि लोकसभा आपका क्या होता है, पावरफुल हाउस होता है। इसके अलावा जो राज्यसभा है उसको राज्यों का सदन बोलते हैं, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो राज्यसभा से रिलेटेड है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो राज्यसभा जो है आपका परमानेंट हाउस भी इसको बोला जाता है। तो नॉन परमानेंट हाउस आपका कौन सा है, नॉन परमानेंट हाउस आपका होता है कौन सा, लोकसभा। जबकि जो परमानेंट हाउस है, जो स्थायी सदन इसको बोला जाता है राज्यसभा को। ठीक है, क्यों बोला जाता है राज्यसभा को जो है परमानेंट हाउस, क्योंकि भाई इसमें जो सारी की सारी जो सीटें हैं राज्यसभा की वो कभी भी एक साथ जो है खाली नहीं होती है, इसलिए इसको जो है अस्थायी सदन परमानेंट हाउस बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि हर 2 साल में 1/3 जो है सीट वो आपकी खाली होती है, बाकी जो है 2/3 जो है सीट वो बनी रहती है। इसलिए कभी भी जो है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको जो है परमानेंट हाउस स्थायी सदन बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका भाई, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राज्यसभा है उसकी कितनी जो सीटें हैं, हर 2 साल में आपकी खाली हो जाते हैं, तो उसकी 1/3 सीटें, 1/3 सीटें मीन्स 1/3 जो है सीट जो आपकी वैकेंट रहती है हर 2 साल में। और जो 2/3 सीटें हैं वो क्या रहती हैं, बनी रहती हैं। इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती और लोकसभा है वो आपकी भंग हो जाती है। और लोकसभा को भंग कौन करता है भाई, लोकसभा को भंग करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति। और ये जो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि जो राज्यसभा के यहाँ पे जो सदस्य हैं उनको एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको बोला जाता है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको भी एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो राज्यसभा है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी अर्हताएं क्या हैं। तो भाई इनके जो क्वालिफिकेशन जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, सबसे पहले इंडिया का जो है वो नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो लाभ के पद पे जो है किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। उसकी जो एज है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, जो आपकी मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे, जो मिनिमम एज सॉरी यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर कंप्लीटेड होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन मिनिमम जो है 30 साल आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल जो कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का टेन्योर कितना होता है। तो यहाँ पे जो टेन्योर है वो 6 ईयर का रहता है। ठीक है, 6 साल तक जो है राज्यसभा के सदस्य यहाँ पे रह सकते हैं। और हर 2 साल में जो है क्या होते हैं, 1/3 जो है जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, और 2/3 मेंबर्स वो राज्यसभा में बने रहते हैं। तो ये हमने देखा 1/3 जो है सीट वैकेंट हो जाती है। बात करते हैं कि जो इलेक्शंस होता है राज्यसभा के जो सदस्यों का, तो वो किस प्रकार से होता है। तो भाई यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन आपका यहाँ पे नहीं होता है। डायरेक्ट इलेक्शन जो जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष यहाँ पे इलेक्शन होता है। ठीक है, तो जो इलेक्शन है ये आपका इनडायरेक्ट होता है और इलेक्ट बाई एमएलए ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट के जो एमएलए हैं उनके द्वारा जो है ये चुने जाते हैं। ठीक है, तो स्टेट के जो एमएलए द्वारा ये चुने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। नेक्स्ट बात करें कि जो राज्यसभा की में मैक्सिमम जो है सीटें कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा जो राज्यसभा है उसकी मैक्सिमम जो सीटें हैं 250 यहाँ पे हो सकती है, 250 सीटें जो है मैक्सिमम आपकी हो सकती हैं। और जो ये सीटें जो होती है राज्यसभा की, वो उसका बेस क्या होता है भाई,
ये आपका जो 1971 में आपकी जो जनगणना है आपकी हुई, तो 1971 की जो जनगणना के आधार पर जो है मतलब जो जनसंख्या है भाई जिस भी पर्टिकुलर स्टेट की, उस जो पर्टिकुलर स्टेट में जो जनसंख्या है उसी के आधार पर जो है सीटें हर जो राज्यों में तय की गई, और इस प्रकार जो सभी जो राज्य और यूटी में मिलाकर जो है मैक्सिमम जो सीटें हैं वो कितनी हो सकती हैं, 250 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है 84वां विधान संशोधन अधिनियम 2001 में किया, और इसके तहत जो है ये कहा गया कि भाई 2026 तक जो है इन सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मैक्सिमम जो है 250 सीटें आपकी राज्यसभा में हो सकती है, और ये जो सीटें हैं आपकी मैक्सिमम 2026 तक बरकरार रहेंगी 250। ठीक है भाई, और ये 84वां विधान संशोधन अधिनियम 2001 हमने किया। तो बात करते हैं कि जो स्टेट्स और जो यूटी है हमारी जो राज्य है, और इसमें जो संघ शासित जो प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कितनी राज्यसभा की जो है सीटें इलेक्ट होकर आती हैं। तो इसमें जो भाई 238 होती हैं, जबकि 12 जो सीटें हैं इन 250 में से ये भाई प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यहाँ पे राष्ट्रपति, तो इसकी पावर होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो 12 जो है सदस्य है उनको मनोनीत कर सकता है। लेकिन जो ये 12 सदस्य हैं वो किस फील्ड से होंगे, तो भाई साइंस से हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, यहाँ पर सोशल जो है वेलफेयर से हो सकते हैं, सोशल कल्चर से हो सकते हैं आपके ये। इसके अलावा जो लिटरेचर है इनसे जो है आपके ये हो सकते हैं, साहित्य कला से, साइंस से, विज्ञान से। ठीक है, और सामाजिक जो है यहाँ पे जो सुधार से वो हो सकते हैं। तो जिन्होंने इस समाज में जो है बहुत ज़्यादा जो काम किया है सामाजिक सुधारों में, तो इन सभी से जो है सदस्य जो है नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति। 12 जो है सदस्य जो है मैक्सिमम कर सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि भाई राज्यसभा जो में आपका जो प्रेसिडेंट है वो कितने सदस्य को जो है मैक्सिमम मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत कर सकता है। जबकि लोकसभा में कितने कर सकता है, तो लोकसभा में मैक्सिमम 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। तो ये भाई आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। लेकिन बात करें कि जो आपकी जो स्टेट में जो विधानसभा होती है, तो उसमें भाई वहाँ पे राज्यपाल होता है, तो वहाँ पे राज्यपाल आपका एक जो है नॉमिनेट कर सकता है। तो ये सभी जो पॉइंट आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि जो 250 इसमें मैक्सिमम सीटें होती है, 238 सिलेक्ट होती है स्टेट्स में, और यूटीज़ में 12 जो है नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। लेकिन किस फील्ड से जो है आपके होंगे जिनको नॉमिनेट करता है, तो इसमें जो सोशल सर्विस से होता है, ठीक है, साइंस आर्ट एंड लिटरेचर से, ये सारे जो है मतलब इनको जो भी व्यक्ति जिन्होंने साइंस में अच्छा काम किया, आर्ट्स में, लिटरेचर में, सोशल साइंस में, तो इनमें से जो है 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है। और ऐसा आपका आर्टिकल नंबर जो है 80 में ये दिया गया है कि भाई प्रेसिडेंट को यह अधिकार है, वो 12 सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, आर्टिकल नंबर 80 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो राज्यसभा की लेकिन प्रजेंट में स्थिति देखें, प्रजेंट में हमारी जो राज्यसभा की जो सीटें कितनी हैं भाई, 245 सीटें हैं, जिसमें 12 तो क्या करता है प्रेसिडेंट, नॉमिनेट करता है 12 सदस्य को। बाकी जो है बची इसमें 12 अगर हम घटाएंगे तो 233 जो सीटें हैं वो आपकी इलेक्ट होती है, किसके द्वारा, स्टेट्स में इलेक्ट होती हैं, और जो आपकी यूटी होती है, यूनियन टेरिटोरीज, उसमें इलेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 233 सीटें हैं, इसमें जो स्टेट से जो आपकी 229 सीटें इलेक्ट होती हैं, 4 जो सीटें हैं वो आपकी यूटीज़ जो आपकी संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से आपकी होती हैं। लेकिन जो 4 जो सीटें हैं, जैसे कि 3 जो है राज्यसभा की सीटें जो है दिल्ली से हैं, और एक जो सीट जो राज्यसभा की जो पांडिचेरी से है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो 4 जो है यूटी से, और बाकी 229 जो सीटें हैं वो सारी स्टेट से जो है इलेक्ट होकर आती हैं। ठीक है, तो ये हमें आपको मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है 3 आपका जो दिल्ली से, और एक जो है पुडुचेरी से राज्यसभा की सीटें आपकी होती है इलेक्ट। ठीक है, और जो दिल्ली और पुडुचेरी है यहाँ पे भाई आपकी विधानसभा भी है, विधानसभा की भी सीटें हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें कि जो राज्यसभा जो है उसमें जो 229 सीटें आपकी इलेक्ट होती है मैक्स, तो इसमें 229 होगी। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें राज्यसभा की मैक्सिमम जो है सीटें होती हैं, तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें कहाँ कहाँ पे हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम जो सीटें हैं वो कितनी कितनी है सभी स्टेट्स में। तो जो यूपी है उसमें मैक्सिमम राज्यसभा की जो सीटें सबसे ज़्यादा है भाई, यूपी स्टेट में 31 है। उसके बाद में महाराष्ट्र में 19 है, फिर तमिलनाडु है उसमें 18 है। ठीक है, बिहार और वेस्ट बंगाल है उसमें भाई 16 जो सीटें हैं राज्यसभा की। आंध्र प्रदेश और जो गुजरात है उसमें भाई 11 सीटें हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मिनिमम सीटें हैं, जो कम से कम जो है सीटें हैं, वो कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से स्टेट में जो है मिनिमम सीटें हैं राज्यसभा की, ये भी काफ़ी बार जो है आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो असम को आप याद रख लो कि भाई जो असम है उसमें 7 राज्यसभा की जो है सीटें हैं मिनिमम में आपकी आएंगी। और उसमें जो आपका नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, जो आपका
मतलब उत्तर पूर्वी जो रीजन है, ठीक है, उसमें जो जितने भी आपके स्टेट हैं लगभग उन सभी में भाई आपकी एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। तो जैसे इसमें हम देखें कि नदर्न जो है ईस्टर्न जो रीजन आपका है, इसमें मेघालय है आपका पड़ता है। ट्रिपल एम जो है से हम इसको याद रख सकते हैं। ट्रिपल एम मीन्स यहाँ पे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी में एक एक सीटें हैं। फिर त्रिपुरा और नागालैंड है, ठीक है, इनमें भी एक एक सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश भी आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न जो है रीजन है, ठीक है। इस और दूसरा यहाँ पे जो सिक्किम, तो इन सभी जो है स्टेट्स में जो आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न जो रीजन आपके पड़ते हैं, सभी में एक एक है। छोड़ के आपका जो है असम में जो है 7 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। बात करें जो हमारा सबसे जो है छोटा राज्य है गोवा, उसमें भी आपकी क्या है भाई, एक राज्यसभा की सीटें हैं। तो मैक्सिमम जो सीटें हैं यूपी में हैं राज्यसभा की सीटें, और महाराष्ट्र में हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ पे हमने देखा जो आपका यूटी होता है, यूनियन टेरिटोरीज, जो आपके संघ शासित जो है प्रदेश होते हैं, उसमें उपराज्यपाल आपके होते हैं, ठीक है। तो संघ शासित प्रदेश में क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। इन उपराज्यपाल को हम एडमिनिस्ट्रेटर जो है, प्रशासक भी कह देते हैं भाई। जो यहाँ पे चीफ जो है कमिश्नर, मुख्य जो है आयुक्त, जो भी इनको कहा जा सकता है, ठीक है। तो जो उपराज्यपाल है इनको एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, या फिर जो है चीफ कमिश्नर, मुख्य जो आयुक्त है, ठीक है, ये हम इनको कहते हैं। नेक्स्ट बात करें कि जो राज्यसभा है उसका जो चेयरमैन होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं भाई। राज्यसभा का जो चेयरमैन आप सभी जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट का अपना जो है यहाँ पे कोई पद नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है हमेशा राज्यसभा के जो है चेयरमैनशिप करता है, ठीक है। और राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में ही वाइस प्रेसिडेंट जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वो सैलरी लेता है, ठीक है। तो राज्यसभा के जो है सभापति के रूप में जो है सैलरी हमेशा लेता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा का जो सभापति तो होता ही है, लेकिन उपसभापति भी होता है राज्यसभा का, जिसको हम डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इन दोनों में यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेयरमैन की ही बात कर लेते हैं भाई। जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, तो ये क्या जो है राज्यसभा का जो है मेंबर होता है। क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर होता है भाई? तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का, जो उपसभापति है, क्या वो जो राज्यसभा का जो है सदस्य होता है? क्या जो है वो राज्यसभा का जो है आपका मेंबर होता है? तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो बात करेगी जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें ओथ जो है कौन दिलाता है राज्यसभा के चेयरमैन को? तो प्रेसिडेंट दिलाता है। लेकिन जो ओथ है वो आपका डिप्टी जो चेयरमैन है, ठीक है, उसको जो है कौन दिलाता है? तो डिप्टी चेयरमैन जो है कभी भी राज्यसभा का जो उप सभापति है वो कभी भी उप सभापति की जो है ओथ नहीं लेता। हमेशा वो किसकी लेता है भाई? क्योंकि राज्यसभा का जो उप सभापति है वो राज्यसभा का जो है क्या होता है, सदस्य होता है, एमपी होता है। तो राज्यसभा का जो है एमपी के रूप में ऑलरेडी ये ले चुका होता है, ठीक है। कभी भी ये जो है राज्यसभा के उप सभापति के रूप में आपका ओथ नहीं लेता है। बात करिए कि जो राज्यसभा का जो सदस्य है, सॉरी, यहाँ पे राज्यसभा का जो सभापति है, जिसको राज्यसभा का चेयरमैन बोलते हैं, रिजाइन अपना किसे देगा? प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। राज्यसभा का जो आपका सभापति है इसका टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है। जबकि जो डिप्टी जो चेयरमैन है उसका टेन्योर कितना होता है भाई? 6 साल का यहाँ पे होता है। ये रिजाइन जो है किसको देगा? डिप्टी जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है अपना रिजाइन किसे देता है? ये भाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को देता है, मतलब उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घुमा फिरा के यहीं से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बात करें कि जो इलेक्शन जो है यहाँ पे राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसका जो है इनडायरेक्ट यहाँ पे इलेक्शन होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके द्वारा चुना जाता है भाई? उपराष्ट्रपति, टोटल एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो टोटल एमपी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई जो राज्यसभा का जो चेयरमैन कह दो या फिर उपराष्ट्रपति कह दो, तो उसका इलेक्शन जो है किस प्रकार से होता है? इनडायरेक्टली। लेकिन कौन जो है इनडायरेक्टली इसको इलेक्ट करता है? तो इसको भाई टोटल एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के जो है सभी सदस्य और आपकी लोकसभा के सभी सदस्य मिलके इसका जो चुनाव करते हैं, और वो भी इनडायरेक्टली। यहाँ पे जनता जो है द्वारा चुनाव नहीं किया जाता, जनता के द्वारा जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो जब अभी जो हमारे 2024 में इलेक्शन है, तो उसमें जो प्रधानमंत्री है जनता के द्वारा जो है चुना जाएगा। तो यहाँ पे मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे प्रत्यक्ष जो है इलेक्शन होते हैं। तो प्रत्यक्ष इलेक्शन आपके वो होते हैं जो आपके जनता के द्वारा चुने जाएं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो री इलेक्शन क्या इसका संभव है? दोबारा से जो है राज्यसभा का जो है सभापति जैसे एक बार आपका बन गया, तो क्या दोबारा वो बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है भाई दोबारा, ठीक है। सैलरी जो है राज्यसभा के जो सभापति है या उपराष्ट्रपति कहाँ से दी जाती है? इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से इसको सैलरी दी जाती है, ठीक है। मिनिमम एज क्या है भाई राज्यसभा का जो है सभापति बनने के लिए, राज्यसभा का जो चेयरमैन बनने के लिए मिनिमम जो है आपका 35 ईयर है, वो क्या होना चाहिए? कंप्लीटेड होना चाहिए। या फिर यूँ कहें कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है उसकी मिनिमम एज क्या है भाई बनने के लिए? तो 35 ईयर कंप्लीटेड होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी है? कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट है 35 ईयर कंप्लीटेड, मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। बात करेंगे जो राज्यसभा का जो आपका उपसभापति होता है, जो आपका, ठीक है,
तो उपसभापति है, इसका जो इलेक्शन जो है ये भी इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इसको जो है कौन चुनता है? टोटल एमपी ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो उपसभापति है ये सिर्फ और सिर्फ जो है राज्यसभा के जो टोटल एमपी है उसके द्वारा ही आपका ये चुना जाता है, ठीक है। क्या री इलेक्शन इसका संभव है? क्या दोबारा से राज्यसभा का उपसभापति बन सकता है एक बार बनने के बाद? तो बिल्कुल राइट, यहाँ पे बन सकता है। सैलरी जो है राज्यसभा का जो उपसभापति है उसको किससे कहाँ से मिलती है भाई? ये इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से इसको सैलरी दी जाती है। इसकी जो मिनिमम एज क्या होगी राज्यसभा के उपसभापति की? मिनिमम एज, तो इसमें राज्यसभा का जो उपसभापति है मिनिमम एज जो है 30 साल कंप्लीटेड होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 89 में जो है आपका ये दिया गया है भाई, ठीक है। राज्यसभा का जो उपसभापति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 89 में है। और राज्यसभा का जो सभापति है वो भी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 89 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो आर्टिकल 89 में कौन है? आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ये आपका आर्टिकल है इनका, ठीक है। पर भाई हमने देखा कि आर्टिकल 89 है वो किससे रिलेटेड है? आपका जो राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति से रिलेटेड है, ठीक है। बात करते हैं कि फर्स्ट जो चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के? तो राज्यसभा के जो फर्स्ट चेयरमैन जो आपके राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन थे। और ये फर्स्ट जो आपका वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में आपके कौन है भाई? प्रेजेंट में जो आपके राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है भाई? वेंकैया नायडू है या फिर कौन है बताइएगा? तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे भाई अभी फिलहाल जो है वेंकैया नायडू जी नहीं है, तो ये आपके हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो जगदीप धनखड़, तो जब जगदीप जो है धनखड़ जी हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर यूँ कहें राज्यसभा के जो है आपके प्रेजेंट में सभापति हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले जो डिप्टी जो चेयरमैन कौन थे राज्यसभा की? तो पहले जो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन आपके कृष्णा मूर्ति राव, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है भाई। पहले जो डिप्टी चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के? पहले उपसभापति कौन थे? तो कृष्णा मूर्ति राव। लेकिन प्रेजेंट में आपके जो कौन है? प्रेजेंट में जो राज्यसभा के उपसभापति कौन है भाई? तो हरिवंश नारायण सिंह बच्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो ये भी आपकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे फर्स्ट जो इलेक्शन आपके हुए थे लोकसभा के, तो वो कब हुए थे? तो हमारे जो आम जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, जनरल इलेक्शन इनको बोलते हैं, तो ये सबसे पहले कब करवाए गए थे? लोकसभा के इलेक्शन 1951-52 में करवाए गए थे, ठीक है। और फिर 1951-52 में फिर हमारी लोकसभा जो है का गठन होता है। 1952 में ही आपका राज्यसभा का गठन होता है, और पार्लियामेंट का भी जो है हमारा 1952 में आपका यहाँ पे गठन होता है। तो पहली लोकसभा पहली राज्यसभा जो है आपकी 1952 में इनके जो है गठित होती है। और यहाँ पे राज्यसभा में प्रोटेम जो है स्पीकर जो है आपका होता है या नहीं होता? बताओ। क्योंकि लोकसभा है उसमें तो प्रोटेम जो है स्पीकर आपका होता है, लेकिन राज्यसभा में प्रोटेम चेयरमैन होता है या नहीं? तो राज्यसभा में कोई भी प्रोटेम जो है चेयरमैन नहीं होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों जो है राज्यसभा के बीच में और लोकसभा के बीच में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो राज्यसभा है आपका अपर हाउस उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा है उसको लोअर हाउस बोला जाता है, लोकसभा है इसको फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है, लोकसभा और राज्यसभा इसको सेकंड जो है हाउस बोला जाता है, ठीक है। लोकसभा है आपका क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग हाउस बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग हाउस। लोकसभा हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग हाउस है। जबकि जो राज्यसभा है वो क्या है? वीक हाउस है, ठीक है। राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स है भाई, इसमें हाउसेज जो ऑफ पीपल्स किसे कहा जाता है? लोगों का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को हाउसेज ऑफ पीपल कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों का जो है परिषद इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बात ये कर लेते हैं कि जो लोकसभा है वो भाई आपकी स्ट्रॉन्ग क्यों है राज्यसभा से? तो भाई बहुत सारे जो ऐसे मामले हैं जहाँ पे आपकी जो लोकसभा है वो स्ट्रॉन्ग है राज्यसभा से। कौन कौन से ऐसे मामले हैं? तो यहाँ पे जो मामले आपके हैं, जैसे एक आपका मनी बिल है जिसको हम धन विधेयक कहेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका जो जॉइंट सेशन जब बुलाया जाता है, संयुक्त जो अधिवेशन जब आपका बुलाया जाता है, तो उस मामले में भी जो आपका लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल होता है राज्यसभा से ही। बजट के मामले पे भी जो है भाई आपका लोकसभा जो है ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि बजट है वो लोकसभा में ही आपका रखा जाता है। यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का जो बहुमत है उसी के जो है अकॉर्डिंग आपका जो है सरकार बन पाती है। राज्यसभा का बहुमत की कोई जरूरत नहीं होती है, तो लोकसभा का जो है बहुमत से ही जो है भारत सरकार बनती है। तो यहाँ पे भी आपकी लोकसभा मजबूत होती है। तो हमने देखा जो है बहुत सारे जो है केसेस है जिसमें लोकसभा जो है आपकी मजबूत है, ठीक है। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग हाउस कहा जाता है, मजबूत हाउस कहा जाता है, जबकि राज्यसभा है उसको वीक हाउस जो है कमजोर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो जो मनी बिल है वो कौन से आर्टिकल में है भाई? जो धन विधेयक आपका आर्टिकल नंबर 110 में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी आर्टिकल 110 में ये कहा गया कि भाई एनी बिल इज मनी बिल और नॉट डिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर। तो कोई भी जो बिल है आपका धन विधेयक होगा या नहीं होगा, उसको डिसाइड करने का काम कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस मामले पे जो है लोकसभा जो है क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा जो है डिसाइड नहीं करती,
तो लोकसभा का जो आपका स्पीकर होता है वही डिसाइड करता है भाई कोई बिल है वो धन विधेयक होगा या नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे लोकसभा मजबूत होती है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो मनी बिल है वो सबसे पहले जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसके बाद में राज्यसभा में, और मनी बिल जो है जब आपका लोकसभा से पास हो जाता है तो फिर इसको राज्यसभा में रखा जाएगा, और राज्यसभा में जो है मनी बिल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है 14 दिन तक रोका जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा में जो है सबसे पहले मनी जो बिल आपका जाएगा, फिर उसके बाद में लोकसभा से पास होगा, फिर उसके बाद में बिल राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में भाई क्या होगा भाई, राज्यसभा जो है इसको होल्ड कर सकती है मैक्सिमम जो है 14 दिन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा है 14 दिन तक होल्ड कर सकती है मनी बिल को, धन विधेयक को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनी बिल है उस पर अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो किसकी होती है, लोकसभा की। मनी बिल जो है सबसे पहले लोकसभा में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर रखा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो मनी बिल आपका रखा जाता है धन विधेयक लोकसभा में, तो सबसे पहले जो लोकसभा में रखेंगे, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, किसकी सिफारिश पे, राष्ट्रपति की जो है सिफारिश पे रखा जाता है मनी बिल को लोकसभा में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बात करते हैं कि जो ज्वाइंट सेशन आपका लाया जाता है तो उसमें भी जो है आपका लोकसभा जो है पावरफुल दिखती है, क्योंकि ज्वाइंट सेशन जो होता है उसकी चेयरमैनशिप कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, यहाँ पे राज्यसभा का स्पीकर नहीं करता है। ठीक है, तो ज्वाइंट सेशन के मामले पर भी जो है ये मजबूत होती है लोकसभा। तो यहाँ पे जब आपका जो ऑर्डिनरी जो बिल आपका होता है उसको लेकर जब भी भाई कोई विवाद हो जाता है, कॉन्फ्लिक्शन हो जाती है, तो भाई उस केस में आपका जॉइंट सेशन जो है, संयुक्त अधिवेशन जो है लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जॉइंट सेशन को लेके कौन आता है भाई, राष्ट्रपति लाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट सेशन राष्ट्रपति द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर जो है लाया जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति भी जो है किसकी जो है सलाह लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है सलाह लेके राष्ट्रपति जो है जो ऑर्डिनरी बिल है आपका, जो साधारण जो विधेयक है उसको लेके आता है लोकसभा में। तो ऑर्डिनरी जो बिल है यहाँ पे साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा की पावर यहाँ पे दोनों की इक्वल होती है। तो जो जॉइंट सेशन है उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर एक साथ भाई सिटिंग करते हैं, और फिर जो है वोटिंग आपकी होती है भाई, और वोटिंग होती है उसके बाद में जिधर आपकी मेजोरिटी होती है उधर आपका बिल पास हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हमने देखा जॉइंट सेशन के मामले पे जो है चेयरमैनशिप लोकसभा का स्पीकर करता है, इसलिए लोकसभा जो है आपकी मजबूत होती है राज्यसभा से। दूसरा हमने देखा जो है तीसरा, यहाँ पे बजट के मामले पे भी जो आपका लोकसभा क्या होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। तो जो बजट है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति की जो है रिकमेंडेशन पे सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, फिर राज्यसभा में आपका तुरंत आ जाता है। तो यहाँ पे भी जो है राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे, राष्ट्रपति की सिफारिश पे जो है वित्त मंत्रालय है वो आपका लोकसभा में ही रखता है भाई बजट सबसे पहले, फिर राज्यसभा में आपका आ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो बजट में क्या होता है कि जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है, अनुदान की मांग जो है आपका एक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई। तो बजट में क्या होता है, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुदान की मांग। ठीक है, तो लोकसभा एंड राज्यसभा में जो है बहस जो है आपकी दोनों की होती है भाई, किसको लेकर, डिमांड ऑफ ग्रांट्स को लेकर, जो अनुदान की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में बहस होती है इसको लेकर, लेकिन वोटिंग जो है सिर्फ जो है लोकसभा में होती है। तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स को लेकर राज्यसभा में कोई भी वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बजट के मामले पे जो है यहाँ पे आपका लोकसभा जो है ज़्यादा मजबूत होती है। तो लोकसभा में जो है डिमांड ऑफ ग्रांट्स को लेकर जो है वोटिंग होती है, जबकि राज्यसभा में डिमांड ऑफ ग्रांट को लेकर कोई भी यहाँ पे वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी ऑफ लोअर हाउस। चौथा जो है आपका जो लोअर हाउस आपकी जो लोकसभा होती है, तो जो भी गवर्नमेंट आपकी बनती है वो आपकी लोकसभा के बहुमत के द्वारा बनती है भाई। ठीक है, तो यहाँ भी जो है हमने देखा कि जो आपका लोकसभा मजबूत होती है। तो जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ सरकार का बनना, सरकार का गिरना किसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, केवल और केवल लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि राज्यसभा पे। तो यहाँ पे लोकसभा का बहुमत होना चाहिए भाई, अगर कोई सरकार बननी है तो राज्यसभा के बहुमत की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा सरकार का बनना गिरना किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ये देखा जो है लोकसभा कहाँ कहाँ मजबूत होती है। ठीक है, तो लोकसभा आपकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाउस, और राज्यसभा वीक हाउस होते हैं। लेकिन कुछ मामले हैं उसमें राज्यसभा भी आपकी जो है स्ट्रॉन्ग होती है भाई। तो राज्यसभा है वो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, जब आपका आर्टिकल नंबर 312 और आर्टिकल नंबर 249 की बात आती है, तो इन दोनों मामले पे राज्यसभा आपकी क्या होती है भाई, स्ट्रॉन्ग होती है। तो राज्यसभा जो है आपकी 312 आर्टिकल में कैसे होती है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 312 आर्टिकल में है क्या, 312 आर्टिकल में आपका है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय जो है सेवाएं हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं में जिसमें आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सर्विस, भारतीय प्रशासनिक जो सेवा, आईपीएस इसमें होता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और जो आईएफओएस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो है बाद में हमने 1966 में संसद के द्वारा इसको जोड़ा गया। पहले जो है आपकी दो ही अखिल भारतीय सर्विसेज, आईएएस एंड आईपीएस। ठीक है, लेकिन अभी हमारी जो है आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, ये जो है सारी अखिल भारतीय जो है सर्विसेज हैं।
तो इसमें जो आईएएस है वो आपका पर्सनल मिनिस्ट्री कार्मिक मंत्रालय के अंडर में ये काम करता है, और इसका हेड कौन होता है भाई, पीएम होता है। आईपीएस है गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। आईएफओएस जो है आपका वन मंत्रालय के जो अंडर काम करता है। तो हमने देखा कोई भी जो एमपी है ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता यहाँ पे समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो आपका जो आर्टिकल नंबर 312 है उसके द्वारा जो आपका क्या होता है कि भाई नई अखिल भारतीय जो है सेवाएं हैं उनका गठन कर सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पे, यहाँ पे राज्यसभा की जो है रिकमेंडेशन ली जाती है। बिना राज्यसभा के रिकमेंडेशन पे आपकी जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका गठन नहीं कर सकती संसद। तो जो नई अखिल भारतीय जो है सेवाओं का गठन कौन करती है, संसद करती है। किसकी सिफारिश पे जो है भाई, यह आपकी करती है राज्यसभा की सिफारिश यहाँ पे कंपलसरी होती है लेनी। ठीक है, और राज्यसभा अपनी सिफारिश देती है स्पेशल मेजोरिटी से यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि भाई कोई भी जो एमपी है, चाहे वो लोकसभा का एमपी हो या राज्यसभा का एमपी हो, अगर वो 60 दिन तक कंटिन्यूसली जो है बिना किसी अनुमति के जो है मतलब संसद जो है उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है एमपी पद से। तो हमने देखा ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को हटाती है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भाई। 312 आर्टिकल में हमने देखा क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय पार्लियामेंट, रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा एंड स्पेशल मेजोरिटी, इसमें 2/3 स्पेशल मेजोरिटी आपकी होती है 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। तो जब नई अखिल भारतीय जो है सेवाएं हैं उनका गठन करना होता है तो इसमें राज्यसभा की जो है सिफारिश की आवश्यकता होती है। ठीक है, संसद जो है नई आपकी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका गठन कर सकती है, लेकिन जो है संसद को सिफारिश किसकी लेनी पड़ेगी, राज्यसभा की। अगर राज्यसभा अपनी सिफारिश नहीं देती है तो कोई भी जो है यहाँ पे नई अखिल भारतीय जो है सेवा का गठन नहीं कर सकती है संसद। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी आपकी 2/3 जो है मेजोरिटी ऑफ जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर से जो है आपकी ये सिफारिश होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये होगा जो यहाँ पे राज्यसभा जो है इस मामले पर आर्टिकल नंबर 312 के मामले पर मजबूत आपकी होती है। अगर राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशन ना दे, पार्लियामेंट किसी भी कीमत पर नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसका गठन नहीं कर सकती। दूसरा आपका जो है राज्यसभा जो है आर्टिकल नंबर 249 में भी मजबूत होती है। आर्टिकल नंबर 249 में क्या है भाई, 7 शेड्यूल आता है, 7वीं अनुसूची। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो है अनुसूची 3 लिस्ट आपकी होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और जो है संवर्ती सूची आप सभी जानते हैं। संघ सूची है उसमें आपके 100 विषय होते हैं, राज्य सूची में जो है 61 विषय होते हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जब भी आपका मेकिंग ऑफ लॉ बाय पार्लियामेंट ऑन मैटर ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, बाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा एंड स्पेशल मेजोरिटी वाले। तो हमने ये देखा कि जो स्पेशल मेजोरिटी मतलब यहाँ पे ये है कि आर्टिकल नंबर 249 में है कि भाई राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है यदि राज्यसभा अपनी सिफारिश दे, और किस मेजोरिटी से भाई, स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर यहाँ पे होने चाहिए। तो अगर स्पेशल मेजोरिटी से अपनी सिफारिश देती है राज्यसभा संसद को, तो संसद जो है उसको अधिकार है कि वो भाई राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा अपनी सिफारिश नहीं देती है तो भाई संसद जो है राज्य सूची के विषय पे मतलब कोई भी कानून वहाँ पे नहीं बना सकती। ठीक है भाई, तो ये हमारा सारे जो है क्वेश्चंस थे भाई, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं राज्यसभा से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।